नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें आज डे 3 है। जी हाँ, इसमें हम आपको कराने जा रहे हैं चार चार चैप्टर। 1 घंटा के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो करा रहा हूं मैं। श्वसन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेगा। लेवल आपको पता होना चाहिए 12th लेवल तक का है। चाहे आप स्टेट का तैयारी करते हो या बीपीएससी में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th या 11, 12 किसी भी टीचर का तैयारी करते हो, आपके लिए रामबाण साबित होगा यह सीरीज। तो इसे अच्छे से देखिए और आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ। और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया। और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है श्वसन तंत्र। पहला प्रश्न आपके आंखों के सामने कुछ इस प्रकार रहा। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब इसको डिटेल में पढ़िए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में पूर्ण रूपांतरण ऊर्जा निर्मुक्त होने को वायवीय श्वसन कहा जाता है। अंडरस्टैंड। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि फुफ्फुस धूलिमयता से बेश्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत होते हैं। फुफ्फुस धूलमीयता, ये जो बीमारी का नाम है, ये कहाँ पे होता है? तो जो कोयला खदान में काम करते हैं ना, वहाँ पे कहा जाता है फुफ्फुस धूम्रलीयता सांस लेने से संबंधित बीमारी थे। यह बीमारी सांस लेने के साथ विभिन्न प्रकार के धूल कण जैसे कि कोयला के कण, कहता है सिलिका कण या एस्बेस्टस कण के जाने से होती है। यानी कि ये बीमारी वहाँ के लोगों को भी हो जाती है जो कि सीमेंट उद्योग में काम करते हैं। इसीलिए यह कोयला खनन या मिलते जुलते व्यवसाय से काम करने वाले श्रमिकों को होता है। तो याद रहेगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अधिकांश कीट इंसेक्ट श्वसन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बात रंध्रों से। जी हाँ, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं। कहता है अधिकांशतः कीटों में श्वसन की क्रिया बात तंत्रों से होती है। इस तंत्र में वायु नलिका का जाल बिछा रहता है। ठीक है, वायु नलिका का जाल बिछा रहता है। इसमें सीधे O2 कीटों के शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाता है। बात यंत्र काइटिन छल्लों से बनी वायु नलिका का बना होता है जिसका बात कहते हैं। क्लियर है? माइंड में रहेगी बात। यानी इसका सारा कुछ का होता है डायरेक्ट वातावरण से संपर्क में। नेक्स्ट कहा जा रहा है आपका श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? सोचिए। तो इसको माना जाता है अपचय प्रक्रिया। नहीं, अपचय नहीं होगा, उपचय बोलते हैं उसको। यह गलत लिखा गया है। श्वसन एक उपचय प्रक्रिया है जिसके कारण ऊर्जा का उत्पादन होता है। ग्लूकोज के एक अणु पायरुवेट अम्ल के 2 अणु का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ग्लूकोज का एक अणु जो है पायरुवेट के 2 अम्ल के अणु निर्माण कर देता है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। बात समझ में आए? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका, पता है, क्योंकि उपचयित होना चाहिए। अपचयित अलग चीज हो गया, उपचयित होगा। याद रखिए, अपचयित डाउनवर्ड को दिखाता है, उपचयित अपवर्ड को दिखाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, ध्यान रखिए, तो उपचयित कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? कौन सा वो प्रक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका श्वसन। श्वसन क्रिया के समय ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय होता है। यह प्रक्रिया विसरण भी कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विसरण। तो पौधे विसरण के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो श्वसन क्रिया को विसरण के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है तो कपास के उद्योग में काम करने वाले को, कपास उद्योग के कर्मचारियों में कहा जाता है कपास उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों में फेफड़ों से संबंधित बीमारियां पाई जाती है। कपास के सूक्ष्म ऐसे सांस के माध्यम से फेफड़े में जमा हो जाते हैं जिसके कारण श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन की गति क्या होगा? आप सोचिएगा जरा। अगर मान के चलिए शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो श्वसन तेज होगा या स्लो होगा? जी हाँ, श्वसन बढ़ जाएगी। आप तेज सांस खींचेंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला तो ऑक्सीजन चाहिए, तो जितना आपने ऑक्सीजन लिया है उससे आपके शरीर को पूर्ति नहीं हो रहा है, इसलिए वो तेजी से और सांस खींचेगा, बढ़ जाती है श्वसन दर। कहा जा रहा है रक्त में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन में कमी आने से श्वास गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह में ज्यों ज्यों ऊपर जाते हैं समुद्र सतह से वायुमंडल में वायु का जो संयोजन है, मतलब जो मिक्सिंग है, कॉन्सेंट्रेशन वो कमता है। इसमें विभिन्न गैस की प्रतिशत मात्राएं वही रहती है किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात, गौर से सुनिएगा, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हाइपोक्सिया के कारण हमारी सांस फूल जाती है अर्थात श्वास दर बढ़ जाती है, बहुत तेज तेज में आप सांस खींचते हैं। नेक्स्ट है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है तो आंसर क्या होगा? एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा होता है फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहा जाता है कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन अपघटन से संबंधित अर्थात, गौर से सुनिए, अपचयित अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में उत्पादित होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर का ताप नियंत्रित रखना है तो आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुक जाइएगा, शरीर के ताप का नियंत्रण जो होगा फेफड़ा द्वारा। कहता है फेफड़ा एक श्वसन अंग है जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। अंडरस्टैंड? कहता है श्वसन क्रिया के दौरान शरीर में ऊर्जा में ज्यों भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक और ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैसों का शरीर में उच्छ्वास द्वारा निश्वास होता है जिसके परिणाम से शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित पर विचार करके बताइए, और कह रहा है सही बताना है कथन में से। पहला कह रहा है कि हृदय की धड़कन एक स्वचालित क्रिया है जो कार्डियक केंद्र से नियंत्रित होता है। आप कहेंगे जी हाँ, कार्डियक केंद्र से नियंत्रित होता है। और आगे कहता है 2 नंबर पॉइंट की अम्लीयता हृदय की गति को अधिक तथा क्षारीयता हृदय की गति को कम करता है। दोनों पॉइंट सही लिखा गया है। अगर आप शरीर में एसिड बन जाएगा तो आपका धड़कन तेज चलेगा, क्षारीयता जाएगा तो शरीर की गति को धीमी करता है। कह रहा है कि हृदय की धड़कन एक स्वचालित क्रिया है जो सिरा यानी कि आलिंद नोड से आरंभ होती है। यह क्रिया पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित एक नियंत्रक केंद्र के द्वारा होता है। पश्च मस्तिष्क में ध्यान रखिएगा, है पीछे वाले मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यही जो है आपके हार्ट का धड़कन को नियंत्रित करता है। और कहाँ से होता है? तो सिरा में आलिंद नोड होता है, वहां से। कहता है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसमें जो केंद्र होता है उसका नाम है कार्डियक केंद्र। तंत्रिकीय एवं हार्मोनल नियामक के अलावा शरीर में उपस्थित कुछ रसायन पदार्थ भी हृदय की गति को नियंत्रित करता है। शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ा देती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? शरीर श्वसन में भाग नहीं ले रहा है तो बोमन संपुट। कह रहा है कि श्वसनी हो गया, डायफ्राम हो गया और श्वास नली हो गया, ये सभी भाग लेता है। कहा जा रहा है ब्रिक या नेफ्रॉन एक उत्सर्जी अंग है, समझ रहे हैं, और प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग भूमन संपुट बोलते हैं, इसीलिए ये तो उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड है। बोमेन संपुट कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होता है। बोमेन संपुट श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता बल्कि यह उत्सर्जन क्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी त्वचा द्वारा श्वसन करती है? त्वचा से श्वसन करने वाला कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेढक।
तिलचट्टा का ट्रेकिया द्वारा, कबूतर फेफड़ा द्वारा, मछली गिल्स द्वारा। मेढक जो है त्वचा से भी श्वसन करता है, फेफड़ा भी होता है इसमें, गिल्स भी होता है, सब कुछ है। टेडपोल के रूप में रहता है उस समय गिल्स होता है। जब ये मेढक बन जाता है तो नॉर्मली सांस लेते रहता है किस चीज से, फेफड़ा से, लेकिन पानी वगैरह में चला जाए या ठंड के दिनों में मिट्टी के अंदर दबा रहता है, उस समय क्या होता है, त्वचा से। मेढक उभयचर जंतु है, ठीक है, उभयचर जंतु वर्ग का जंतु है। कहता है जो पानी और जमीन दोनों सतह पर रह सकता है। यह एक शीत रक्त प्राणी है, ठंडा खून का है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। शीतकाल में यह ठंडक से बचने के लिए पोखर आदि के निचली सतह में मिट्टी लगभग 2 फुट की गहराई तक खोद कर उसमें पड़ा रहता है, जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर जाके पड़ा रहता है, सोच के देखिए, और मरता नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है मानव में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अंडरस्टैंड। तो कह रहा है पहला है निश्वास के दौरान डायफ्राम विश्रांत होता है, यानी आपने सांस लिया तो अभी डायफ्राम विश्राम नहीं होता, फैलता है, प्रसारित होता है, ये उल्टा लिखा गया है। और उच्छ्वास के दौरान कह रहा है वक्ष कोटि प्रसारित होता है, नहीं, उल्टा लिखा गया, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो ये दोनों गए हो, दोनों गलत हो गया। निश्वास के दौरान अंत फुफ्फुस सावर्णी दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है, ये सही है। अगला निश्वास के विपरीत सामान्य उच्छ्वास एक सक्रिय प्रकर्म है, नहीं। यहां सुनिएगा, मानव श्वसन के दौरान डायफ्राम विशांत नहीं होता है, ठीक है। कहा जाता है कि उच्छ्वास के दौरान बक्षाट प्रसारित नहीं होते, बल्कि यह अंत फुफ्फुस सावर्णी दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। अब जो हमारा चैप्टर नया स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है तंत्रिका तंत्र। एक चैप्टर आपने अभी कंप्लीट किया, और इसी तरह हर एक चैप्टर से हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, नेत्रदान के प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से भाग को उपयोग में लिया जाता है। नेत्र में आंख पूरा निकाल के तो दिया नहीं जाता है, तो दान होता है कॉर्निया, ध्यान रखिएगा। कॉर्निया के सूखने और सख्त हो जाने की वजह से अंधापन होता है। कॉर्निया एक साफ परत है जिसमें प्रकाश की किरणें पास होती है। यह एक बाह्य परत है जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रतिरोपित किया जा सकता है, यानी कि नेत्रदान में हम लोग क्या दान करते हैं, कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है। हम लोग निगलते हैं कोई चीज और उल्टी होता है हमसे, तो ये कौन सा केंद्र है, इसको बोलते हैं मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क के निचले हिस्से में, मतलब पिछले हिस्से में, और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, जिससे कई जरूरी गतिविधियां संचालित और नियमित होता है, जैसे निगलना किसी चीज को, उल्टी करना, सांस लेना और हृदय स्कंदन। मतलब शरीर का सबसे मेन पार्ट है, यही काम कर रहा है। अच्छा बताइए, अगर निगलना हम बंद हो जाए तो हम कुछ खा नहीं सकते, बात खत्म। पैरालिसिस में प्रॉब्लम यही होता है। उल्टी लेना, उल्टी कर रहा तो चलो ठीक है कि उल्टी नहीं करेंगे काम हो जाएगा, लेकिन सांस लेना और हृदय स्पंदन, समझ रहे हैं, श्वसन क्रिया और धड़कन का धड़कना यहीं से होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्चिम मस्तिष्क में अवस्थित है ये। पिन्ना कर्णपाली एवं बाह्य श्रावणी नली पाई जाती है कान में, तो ये कहाँ पाएगा, तो आंसर होगा स्तनपायी में पाया जाता है कान। कर स्तनधारियों के बाह्य कर्ण को पिन्ना कहा जाता है। यह ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके कर्ण नलिका की ओर अग्रसरित करता है। यह ध्वनि ग्राह्य क्षमता में वृद्धि करता है, अंडरस्टैंड, यस सर। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने यानी बमन का नियामक केंद्र है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, आंसर नंबर सी को टिक मार दिया जाए। यहां से ध्यान रखिएगा, वही बात, श्वसन, हृदय, उल्टी और रक्तचाप, ये सारे नियंत्रण होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1.5 kg के करीब होता है, यानी 1.36 मान के चलिए। जानते हैं 1.5 kg अगर माइंड में रखा जाए तो गड़बड़ कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए उससे भी नजदीक दिया हुआ है 1.46। आंसर लेकिन होता है 1.36 किलोग्राम। औसत मानव मस्तिष्क है 1.36 ग्राम, माइंड में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, सबसे बड़ा अपवर्तनांक क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। नेत्र में स्थित लेंस का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे बड़ी होती है।
ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो क्वेश्चन है ये तो अपवाद बन गया, ये क्वेश्चन दिमाग खराब हो गया। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारे साइट बता रहा है नेत्र में स्थित जो लेंस है इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये तो बी तो साफ गलत है, बी तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। और बहुत ऐसा जगह जा कह रहा है कॉर्निया है। अब ये मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, पता करके आप जिससे भी पता कर सकते हैं कि आखिर आंसर इन दोनों में से कौन होगा, लेंस होगा या कॉर्निया होगा। जरा मेरा हेल्प करिए, कमेंट्स में आप लोग बताएं कि कॉर्निया और लेंस में से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, क्योंकि नेट पे सर्च करने पर कहीं पे लिख रहा है लेंस का, कहीं लिख रहा है कॉर्निया का। ऐसे मैंने इससे पहले जब भी पढ़ा है तो लेंस का ही पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा लेंस करता है अपवर्तनांक, लेकिन अभी जब मैं नेट पे सर्च करके देख रहा हूँ बहुत जगह लिख रहा है कॉर्निया कॉर्निया, कन्फ्यूज हो रहा है। तो जरा कमेंट्स में आप लोग बताइए इसका। आइए आगे क्वेश्चन करते हैं। तब तक कहा जा रहा है प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। कोई भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है ना, तो इसको बोलते हैं कशेरुक रज्जु में, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। शरीर में प्रत्यावर्ती क्रिया जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है का नियंत्रण कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिक्रिया को दो श्रेणी में बांटा गया है, अबंधित अनकंडीशनल और दूसरा है अनुबंधित यानी कंडीशनड। अभी क्या है समझिए, प्रत्यवर्ती क्रियाएं के दौरान ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। आप एक चीज देखते होंगे, कांटा पर पैर पर और तेजी के साथ आपका पैर ऊपर आता है, आप चाह कर खींचे थे क्या? नहीं, कांटा गरा, शरीर को पता है कांटा गरा पेन होगा, शरीर ने तुरंत स्पाइनल कॉर्ड ने इसको रिएक्ट कर लिया। इसको ये किस में आ जाएगा पता है? अनकंडीशनड। आपने कंडीशन इसमें नहीं लगाया, और हाँ आपको अब टीचर मार रहा है और तब आप हाथ खींच रहे हैं, वो हो गया कंडीशनड। आपको पता चल रहा है, आपका माइंड अब कह रहा है कि भाई वो मारेगा, आपको दर्द होगा, तो अब हाथ आप पीछे खींच रहे हैं। दोनों में अंतर है, एक में आप जान के कर रहे हैं, एक में खुद हो रहा है। अगला कहता है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? स्मरण तो ये सबसे आगे होता है, ध्यान रखिएगा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं, ये होगा सेरिब्रम। कहता सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तथा यह ऐच्छिक क्रिया स्मरण क्षमता यह सब नियंत्रण रखता है। उसका नाम क्या है, पहाड़ा क्या है, टेबल क्या है, ये सारी चीज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो 98.6 होता है, ऑप्शन में नहीं है तो कोई आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं डालिएगा। 1861 में जर्मन चिकित्सक कॉर्ल रिनहोल्ड अगस्त बुंडरलिच ने 1 लाख व्यक्तियों, कितना 1 लाख व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्यतः मनुष्य शरीर का तापमान औसत में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अर्थात 37 डिग्री ग्रेड या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पर इसको 310 केल्विन बोला जाता है। 310 केल्विन में 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क से संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में, समझे। कहा जाता है प्रमस्तिष्क अंगघात एवं प्रमस्तिष्क पक्षघात, और सेरेब्रम पल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मनुष्य के एक मोटर कंट्रोल सेंटर संचालित नियंत्रण में हुई क्षति के कारण होता है। यह हमारी बीमारी मुख्यतः गर्भाधारण, बच्चे के जन्म के समय तथा 3 वर्ष की आयु के बीच में होता है। इसमें बैलेंस बिगड़ जाता है, बच्चा कोई चीज पकड़ नहीं पाता है, दूध पी नहीं पाता है, उसका गड़बड़ सिस्टम हो जाता है सब। ये छोटे बच्चों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अल्जाइमर रोग में मानव का शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या देंगे? आंख प्रभावित होता है अल्जाइमर में। अल्जाइमर मानव रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग जो है वो मस्तिष्क। देखिए ये कब तक गलती करेगा, मस्तिष्क। अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है, सॉरी आंख नहीं। कहा जा रहा है अल्जाइमर में नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग है मस्तिष्क है, जिसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता छिन्न हो जाती है, मतलब सोचने याद रखने की। अधिकांशतः यह रोग मनुष्य में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। सर्वप्रथम इस बीमारी जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। अल्जाइमर रोग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक वंशानुक्रम से होने वाला रोग है जबकि दूसरा मनुष्य के बाद की आयु में प्रकट होने वाला रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। ब्रेन की बीमारी को पहचानने का तरीका क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पे पहला है ईईजी, ईईसी, ईएमजी, ईकेजी। तो पहला हो जाएगा ईईजी होता है, ठीक है। विद्युत मस्तिष्क लेख, जिसको इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ बोलते हैं, ईईजी द्वारा ब्रेन या मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे कि मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी आदि को जाना जाता है। हंसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य की खोपड़ी को 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क को पैदा करने वाले तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को विद्युत मस्तिष्क लेख यानी ईईजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। प्रणाली मुख्यतः मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज पत्रित होती है करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट यानी पेशमजे कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय में, पैनक्रियाज के अंदर होता है। मानव शरीर में लैंगरहैंस के अलाइमेट अग्नाशय पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। इसकी खोज 1869 में जर्मन के शरीर वैज्ञानिक, रोग वैज्ञानिक जिसका नाम था पॉल लैंगरहैंस ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सबसे और सही को बताना है। सबसे पहला कहा जा रहा है कि सेरिबेलम अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, बताइएगा जरा। दूसरा नंबर है हाइपरथैलमस, हाँ ये शब्द सुनते ही जान जाइए, ताप, जल, प्रजनन, नींद, भूख, पाचन, रक्त दाब का नियंत्रण एवं नियामक होता है। एकदम सही बात है, ये राइट है आपका, पहला गड़बड़ है। यहां से देखिए, सेरिबेलम ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अनैच्छिक का नहीं। जोड़ों की गति व उनके नियमन और शारीरिक संतुलन का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेंडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा होता है, जिसको और हाइपोथैलेमस ताप का, प्रजनन, ये सब चीज का होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सही को बताना है। जीनगन पार्किंसन रोगियों के लिए एक वरदान है। 2 नंबर है इस जैव तकनीक की सहायता से बाह्य जीन को मस्तिष्क ऊतक में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो आंसर आप कहेंगे दोनों इसका सही है। जीनगन पार्किंसन रोगियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है और इस जैव तकनीक की सहायता से बाह्य जीन को मस्तिष्क के ऊतक में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसका डिटेल देना जरूरी है, आइए देखते हैं डिटेल इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ गलत क्लिक हो चुका है। 1 सेकंड दीजिए मुझे जी। यहाँ पे पढ़िए, अब समझ में आपको आएगा। कह रहा है जीनगन एक आधुनिकतम तकनीक है जिसकी सहायता से बाह्य जीन को मस्तिष्क ऊतक में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। पार्किंसन रोगियों के लिए लाभदायक जीनगन के माध्यम से प्रत्यारोपित जीन द्वारा कोशिकाओं में डोपामाइन का निर्माण किया जाता है, जो मस्तिष्क कोशिका में अंतरकोशिकीय संचरण की सहायता करता है। पार्किंसन रोग में आप देखेंगे शरीर गर्दन हिलता रहता है बहुत सारे लोगों का, उसी के इलाज के लिए बहुत अच्छा ये तकनीक बनाया गया है। मस्तिष्क से संबंधित कथनों पर विचार करिए और सही बताना है, ध्यान रखिएगा। पहला है अग्र मस्तिष्क का भाग सेरेब्रम दर्द और ठंड और गर्म आदि को पहचानने तथा भूख, प्यास, घृणा इत्यादि का केंद्र होता है। अग्र मस्तिष्क होता है? जी नहीं होता है, गड़बड़ लिखा गया है, पश्च मस्तिष्क होता है। अगला कहता है सेरेबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक क्रियाओं को संकुचन का नियंत्रण करना। सही बात है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है तथा मस्तिष्क एवं मेरु तंत्रिकाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। ये भी सही है, ये दोनों सही है, लेकिन पहला वाला गड़बड़ है। अब इसको डिटेल में यहाँ से समझ लीजिए। कह रहा है सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह बुद्धि का, स्मृति का, इच्छा शक्ति का, ऐच्छिक गतियों का, वाणी का, चिंतन का केंद्र होता है। आगे कहा जा रहा है ज्ञानेंद्रियों से
प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण तो समन्वय होते रहता है। कथन एक में दी गई विशेषता सेरेब्रम का नहीं बल्कि वह है डायनसेफ्लॉन का विशेषता दिया गया है। डायनसेफ्लॉन है ना, उसकी विशेषता ही दिया गया था। पहला जो था यहाँ पे पढ़िए जरा। डायनसेफ्लॉन ऐसा काम करता है, दर्द का, ठंड का, गर्म आदि का पहचानने, भूख प्यास घिरना आदि का काम है डायनसेफ्लॉन। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? आंसर देंगे आप सोडियम। सोडियम तो मानव शरीर के रूप में कोशिकीय सक्रियताओं को नियंत्रित करने और बनाए रखने के लिए साथ साथ तंत्रिका तंत्र के कार्य में सुचारू रूप बनाए रखने में सहायता करता है। यह मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत अंतरित करने के लिए भी बहुत आवश्यक तत्व है। यहां कहा जा रहा है, आप ध्यान दीजिए, एक प्रत्यावर्ती आर्क का सही परिपथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा चरित्रित होता है? तो इसका आंसर कहेंगे ग्राही होगा, उसका संवेदी तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, कार्यकर। यानी ये हो जाएगा आपका सी नंबर, ग्राही, संवेदी तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और कार्यकर। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मानव प्रजनन तंत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो आंसर देगा उल्वा। उल्वा कला, जिसको एमनियोन बोलते हैं, विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है। उल्वा कला के बीच उल्वा द्रव होता है, उल्वा भ्रूण के ऊपर निर्मित होता है, सूखने से बचाता है, से कहना चाह रहा है क्वेश्चन। पित्त पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटेयम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्निहित है? तो आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। कॉर्पस लुटियन रिक्त ग्राफियन फॉलिकल से निर्मित होता है एवं आकार बढ़ता जाता है। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियन नष्ट होना शुरू हो जाता है और लगभग 2 हफ्ते में यह सामान्यतः अंडाशय ऊतकों द्वारा बदल दिया जाता है। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन कार्य मानव में संतान के लिए लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। गलत बात, मेल की होती है। स्त्रियों में 2 एक सेक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सही लिखा गया है। तो इसका ए सही है और ए गलत है और सही है, डी हो जाएगा। कहा जाता है मानव में संतान निर्धारण पुरुषों द्वारा होता है क्योंकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है, महिलाओं में एक सेक्स होता है, इसीलिए। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। शुक्राणु जो है डिंब को निषेचित करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिंब वाहिनी नलिका बोलते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। डिंब वाहिनी एक नली आकार रचना है जो कि अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है। इसी में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। जिन युग्म में नहीं पाए जाते हैं, जिन युग्मों में क्या नहीं पाया जाता है? जिन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, तो कहा जा रहा है युग्मनजों में जिन युग्मों में नहीं होते हैं। 2 युग्मक कोशिकाओं के मिलने से एक युग्मनज कोशिका जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन प्रक्रिया के द्वारा भ्रूण का विकास होता है। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, जिन युग्मों में नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं युग्मनजों में। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। जोड़ा में 23 कहते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाता है और 23वें जोड़े गुणसूत्र को एलोसोम बोलते हैं और यही लिंग का निर्धारण करता है, ऑटोसोम नहीं करता है। कहा जा रहा है सामान्यतः निषेचन होता है, तो आंसर कहेंगे डिंब वाहिनी नलिका में। नर युग्म कोशिका का संयोजन मादा युग्म कोशिका के फैलोपियन ट्यूब, जिसको डिंब वाहिनी नलिका बोलते हैं, वहीं पे संयोजन होता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस है, पहला ही तो है, यूटेरस बोलते हैं। यूटेटर नहीं, यूटेरस। वेजाइना, बाल्बा, वेजाइना नहीं, वेजाइना तो नीचे होता है, सेक्स करने का जगह होता है, वहाँ बोलते हैं। बाल्बा फ्रंट पार्ट बोलते हैं, यूटेरस है, यूटेरस बोलते हैं इसको।
नेक्स्ट है कि गर्भाशय नहीं, यूटेरस एक थैली जैसी संरचना है, इसमें भ्रूण का विकास होता है, इसका मांसपेशियां लचीली होती है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। इसका पूरा यह डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये पता होना चाहिए, इससे पहले भी क्लास में बताया है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी यूनिसेक्सुअल एनिमल है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पीस होती है। पुरुषों में 44 तो ऐसे होता है और एक स्वाई करके 2 गुणसूत्र और जुड़ जाते हैं। स्त्रियों में 44 और एक सेक्स गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र, 44 ऑटोसोम होते हैं और 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में एक स्वाई, महिला में एक सेक्स होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र के नाम से, सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। जनक यानी कि पेरेंट से जिन संतान को एक स्वयं गुणसूत्र मिलते हैं वो पुत्र बन जाते हैं और जिनसे एक सेक्स मिलते हैं वो पुत्री बन जाते हैं। आगे कहा जा रहा है आपका कि अनुवांशिकता के जनक के रूप में किसको जानते हैं, तो मेंडल साहब को जानते हैं, जे मेंडल को जानते हैं। मेंडल में अनुवांशिकता का सिद्धांत पर आधारित था। क्या चीज पर आधारित था, तो आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक जनन पर। समझे, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित था, सारा उन्होंने किया था मटर के पौधा पर प्रयोग। अगला प्रश्न है, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा, तो राइबोसोम, प्लाज्मा, क्रोमोसोम्स। क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के द्वारा। जीवों में अनुवांशिक क्रोमोसोम्स द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। आगे कहता है न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं तथा इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बाल्डेयर, 1888 में किया था। आगे कहता है कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ के इन टुकड़ों को ही गुणसूत्र कहा जाता है, जिस पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए का भाग है, परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए का भाग भी होता है, जैसे कि रियो वायरस। पीसीएस जैसे एग्जाम में सब क्वेश्चन आए हुए देख रहे हैं। जीन है, जीन के बारे में कहा जाता है डीएनए का एक भाग है, ठीक है। कहा जाता है प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का केवल एक अत्यधिक लंबा और कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इस अणु के छोटे छोटे खंड जीन्स कहलाते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकल यानी मोनोमर्स अणु होते हैं। एक जीन में अगर देखा जाए डीएनए के अणु देखा जाए 5000 से 1 लाख तक हो सकते हैं। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई किसे कहा जाता है, डीएनए को, एक सेकेंड, जीन को कहा जाएगा। करा क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी होती है, अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है, अनुवांशिक लक्षणों के धारण एवं उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतर करती है, इसे जीन कहते हैं। इसलिए जीन के शरीर में अनुवांशिकता के मूलभूत इकाई माना जाता है। अंडरस्टैंड। राइबोजाइम्स है, राइबोजाइम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा आरएनए। एक सेकेंड, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम को राइबोजाइम बोलते हैं। आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रक्रिया रिएक्शन से उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के एक उत्प्रेरण गुण यानी कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज की खोज के लिए थॉमस आर केच और सिडनी अल्टमैन ने 1989 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो आंसर कहिएगा। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से, ये सारे आंसर होगा। जीन में सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण, उपयुक्त तीनों से लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पिंड से उत्पन्न किया जाता है, चाहे हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेशी दुष्पोषण। मनुष्य में केवल 46 गुणसूत्र और 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुषों में 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र समझाते यानी एक सेक्स होते हैं, जिसको ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। पुरुष में 23वां जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 2 गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं, जिसे हेट्रोसोम्स कहते हैं। इसके विपरीत स्त्रियों में एक गुणसूत्र समान होता है यानी एक सेक्स होता है। पुरुषों के समान असमान गुणसूत्र एक्स वाई को लिंग गुणसूत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। आगे कहता है पेशी, गौर से सुनिए, पेशी दुष्पोषण यानी एक से गुणसूत्र में से संलग्न अनुवांशिक रोग जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पेशीय दुष्पोषण। अगला क्वेश्चन है आपका,
कृत्रिम ब्रियसेचन एआई क्रिया में निम्नलिखित में से किन को स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? तो पहले क्या किया जाता है? मेल गैमीट निकाला जाता है, अंडा को निकाला जाता है, निषेचित किया जाता है। तो कृत्रिम ब्रियसेचन क्रिया पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कर नस्ल सुधारने के काम आती है। अतः कृत्रिम साधनों से शुक्राणुओं को योनि में प्रवेश कराकर कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया को कृत्रिम ब्रियसेचन कहा जाता है। तो एक सेकेंड, इसमें हो जाएगा केवल शुक्राणु। कृत्रिम ब्रियसेचन यानी जानवरों में होता है, मनुष्य में भी होता है, न के बराबर होता है, ज़्यादातर जानवरों में ही होता है। ऐसी कोई लड़कियां हैं आजकल जो शादी नहीं करती और वो चाहती है माँ बनना, उसमें ये प्रक्रिया द्वारा जो मेल गैमीट है उसको डाला जाता है उसके शरीर के अंदर। जनन की एक अनियमित विधि जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है, निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है, क्या कहलाता है? सही उत्तर बताइए। तो पहला कहता है अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस। अगला है अपयुग्मन एपोगैमी, ये भी है। अगला है बीजाणु उद्भिदीय मुकुलन यानी स्पोरोफाइटिंग बडिंग। ये सारे इसका आंसर हो जाएंगे। सारे तरीका है आपका बिना निषेचन का ही भ्रूण का बड़ा होना। उपरोक्त तीनों विधियों के परिणाम स्वरूप निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास हो सकता है। प्राकृतिक रूप से पशुओं की कुछ प्रजातियां में रूप की उत्पत्ति उपस्थित होती है, जिसे अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस, प्राणी द्वारा किसी साथी के बिना स्वयं ही प्रजनन करना कहा जाता है। यह एक अलैंगिक प्रजनन का प्रजनन है। आगे कहता है यह केवल कुछ मादा कीड़ों या करे कवच वाले प्राणियों में होते हैं, छिपकलियों में पाए जाते हैं। इसमें वृद्धि और विकास नर पुरुष द्वारा निषेचन के बिना होता है। वनस्पतियों में अनिषेक जनन पदार्थ एक अनिषेचित अंडे की कोशिका से एक भ्रूण का विकास होता है। यह ओपिमिक्सी की एक घटक प्रक्रिया है। लिंग निर्धारण की एक्स वाई प्रणाली का प्रयोग करने वाले प्रजातियों में संतान सदैव ही मादा होती है, मतलब संतान देने वाली। इसका एक उदाहरण छोटी लाल चींटी है जिसको बासमीनिया औरोपुनकेटा बोलते हैं, जो मूलतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका की निवासी है लेकिन अधिकांश भूमध्य सागरीय वातावरण में पाई जाती है। मानव के नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा शुक्राणु का परिपक्व और उसका गतिशील करने में। मानव में नर प्रजनन तंत्र में अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियां शुक्राणु के परिपक्वन और उसकी गतिशीलता में भूमिका निभाती है। नया जो हमारा चैप्टर है इसमें बोलते हैं उत्सर्जन और अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे पहला है निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? थायरोक्सिन हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन गला से संबंधित है। ट्राई आइडोथायरोक्सिन हार्मोन कंठ के निचले पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इन दोनों हार्मोनों में से मुख्यतः तौर पर आयोडीन खनिज होते हैं। आयोडीन की कमी से होने की अवस्था में घेगा रोग, ग्वाइटर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह चीनी की बीमारी से संबंधित है जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा का उच्च स्तर पहला हो गया, रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा, दोनों तो एक ही बात है, ये दोनों तो हो नहीं सकता, पहला और लास्ट वाला हो जाएगा। कह रहा है डायबिटीज मलिटस एक बीमारी है जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होने लगता है। इंसुलिन रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज मलेटिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से सामान्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? क्या बात है, इसका हो जाएगा पराउटू। यहां समझिए, एक ऐसा एक ही वो है मात्र है परावटू, जिसको पैराथायरॉइड ग्रंथि बुला स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह ग्रंथि
हार्मोन स्रावित करता है जो कि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है, जिससे हड्डी और दांत मजबूत रहते हैं। हल्के में ले रहे थे, मतलब पीयूष ग्रंथि ही सिर्फ स्रावित करेगा। पीयूष ग्रंथि को समझा दिया भाई तेरे बिना भी मैं चल सकता हूँ। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां और स्रावित कैसे होता है, सो पूछ रहा है आपसे। प्रजनन ग्रंथि से क्या निकलेगा? वृद्धि हार्मोन, कॉर्टिसोन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन। तो आंसर क्या कहिए? प्रोजेस्टेरॉन। यह है आपका जनन संबंधी प्रोजेस्टेरॉन जो कि महिलाओं में होता है। पीयूष ग्रंथि है, क्या करता है? वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा कंट्रोल। अगला है इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट है अधिवृक्क कॉर्टिसोन। अधिवृक्क कॉर्टिसोन, अंडरस्टैंड? आइए अब इसको नीचे देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जनन ग्रंथियों से होता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। कॉर्टिसोन का स्राव अधिवृक्क से होता है। अंडरस्टैंड? यहां कहा जा रहा है आपको कि मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही बताना है, ध्यान रखिए। सबसे पहला कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। सही बात है ये। पुरुषों की अंड ग्रंथि या प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करता है। गलत बात। एस्ट्रोजन निकलता है मेल में, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, फीमेल का है। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरोन निकालता नहीं। टेस्टोस्टेरोन किस में निकलता है? मेल में, फीमेल में नहीं। ये उल्टा लगा है, रुक जाइए, इसको ऐसे समझिए, एक सेकंड दीजिए। ये महिला का है, ये पुरुष का है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष का है, प्रोजेस्टेरॉन महिला का है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियां से सामान्य की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में कोर्टिसोल विमोचित होता है। एकदम सही बात है, ये भी सही बात है। यहां से समझ सकते हैं आप कि व्यायाम करने पर सोमेट्रोपिन उत्पादन बढ़ जाता है। तनाव के कारण अधिवृक्क ग्रंथियां सामान्य की तुलना में बहुत कम मात्रा में कोर्टिसोल विमोचित करता है। आगे कहता है पुरुषों के वृषण से टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, स्त्रियों के अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। पहला कथन में कह रहा है विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। एकदम सही बात है। आगे कहा जा रहा है कि अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। ये भी सही है, कारण भी सही है। इसका आंसर दीजिएगा, जानते हैं क्या? ये और दोनों सही है और इसका कारण भी सही है। यहां से समझ लीजिए इसको। कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विस्की पीता है तो मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, क्योंकि अल्कोहल पीने से शरीर में वेसोप्रेसिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जिसकी वजह से अति मूत्र का स्राव होता है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न विचार करके बताइए। कथन सही है वो बताना है आपको। पहला कहा जा रहा है कि वृक्क के उत्सर्ग यानी अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। गलत है, बताते हैं क्यों। बोमन संपुट से निस्संदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ये सही है। बोमन संपुट से निस्संदित द्रव लघु नलिका से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण हो जाता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास इसको भेजा जाता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है वृक्क में उत्सर्ग के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। शरीर द्रव बोमन संपुट के निष्पादित होकर नलिकाओं में जाता है, जहां यह ग्लूकोज का अवशोषण होता है और पुनः वृक्कीय शिरा में रक्त वापस भेज दिया जाता है। इसलिए दोनों कथन सही है। इसका पहला भी सही हो जाएगा, समझे? पहला गलत नहीं है, पहला भी सही है, क्योंकि कह रहा है कि वृक्क के उत्सर्ग यानी अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी में वापस चला जाता है। ये जो क्वेश्चन है मधुसूदन अंतःस्राव है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जो कि एक 51 एमिनो अम्ल से मिलकर बना है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के एक विशेष भाग लैंगरहंस की दुबिकाओं द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नाशय के विशेष भाग लैंगरहंस की दुबिकाओं द्वारा होता है इंसुलिन का स्राव।
कथन कारण वाला प्रश्न फिर एक है। कथन ए, मधुमेह यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। मधुमेह वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिस्राव से ग्रस्त रहता है, उसको पेशाब यानी ज्यादा आएगा। तो देखते हैं क्या है रीजन। तो इसका आंसर देंगे कि दूसरा नंबर गड़बड़ है, पहला नंबर सही है। अभी कैसे, यहां से समझिए। तथ्य सही है परंतु कारण गलत है। वेसोप्रिन की कमी से डायबिटीज इंस्पीड होता है। यह बीमारी में रोगों के शरीर में बहु मात्रा में मूत्र निर्माण होता है और रोगी को बहुत प्यास लगती है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो परावर्ती हार्मोन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं परावर्तु हार्मोन। परावर्तु ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है। परावर्तु हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है अतः फास्फोरस की मात्रा को कम करता है। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस एक उत्पत्ति यानी यकृत का कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, यूरिया। नाइट्रोजन युक्त मल का उत्सर्जन यूरिया की अवस्था में रहने वाले जीवों में यूरियोटेलिक कहा जाता है। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम विषाक्त और जल में कम घुलनशील होता है। यूरिया यकृत कोशिकाओं द्वारा डीअमीनेटेड अमीनो अम्ल से यूरिया चक्र बनता है के द्वारा होता है। आगे कहा जा रहा है कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा कशेरुकियों में सीसा यानी कि लेड की विषाक्तता से मेट हीमोग्लोबिन तंत्रिकीय दोष तथा ब्रिक विकार समस्या उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर आपका इसका देंगे पहला, और रक्तता नहीं होता है। आगे कहा जा रहा है उस ग्रंथि का नाम बताइए जिसके बाह्य स्राव और अंतःस्रावी दोनों कार्य होता है। दोनों तरह का कार्य करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। एक ही मात्र ये है जो दोनों काम करता है। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि जो बाह्य स्राव और अंतःस्राव दोनों रूप में कार्य करती है। इंसुलिन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में होता है तथा पाचक एंजाइम का स्राव बाह्य स्रावित ग्रंथि के रूप में होता है। आगे कहा जा रहा है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं इसको। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का स्राव हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। भूख, प्यास, शारीरिक तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा ही होते रहता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसकी सक्रियन के कारण नाक से जल विसर्जन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अश्रुकारी ग्रंथि से। जब कोई व्यक्ति रोता है तो अश्रु ग्रंथि के सक्रिय होने से आंख तथा नाक से जल का स्रवन होने लगता है। दुख, भय, खुशी के समय आंसू ग्रंथि सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट है ACTH हार्मोन स्रावित होता है, तो आंसर इसको फुल फॉर्म है एडिनोकार्टिकोट्रोपी हार्मोन का स्रवन पीयूष ग्रंथि के एटीरियर लोब से होता है। पीयूष ग्रंथि आंसर हो जाएगा इसका। इसका सी आंसर होगा, यहाँ बी गलती लिखा गया है। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो कहा जाता है कीटोनिकाय मूत्र में अनियमितता को दर्शाता है। यह मूत्र का विशेष धत्व है। आगे कहता है मूत्र में जब कीटोन उपस्थित होता है तो इसे केटोन्यूरिया कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कीटोनिकाय। नेक्स्ट है आपका आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू उद्भव एडमस एप्पल कहा जाता है? कंठ में निकला रहता है ना, जो उभरा हुआ भाग रहता है, तो थायराइड उपास्थि बोलते हैं इसको। मानव कंठ में पाई जाने वाली थायराइड उपास्थि को एडम एप्पल कहा जाता है। यह स्वर नियंत्र की प्रक्रिया स्थान है और ये निकलने से आवाज मोटा रहता है उसका। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो आंसर होगा आपका थायराइड की अति सक्रियता से हो जाता है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता से ग्रेव नामक व्याधि होता है। इसे हाइपर थायराइडिज्म भी कहा जाता है। 20 नंबर का मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि ऐसा है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो आंसर देंगे आप अधिवृक्क, हाइपोथैलेमस। बात समझ में आ रही है? यहां कहा जा रहा है मानव वृक्क के ऊपरी भाग पर अधिवृक्क नामक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि में एड्रीनिल और नारएड्रिलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इन हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के रूप में हम लोग जानते हैं।
शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जिसको ऑब्टू ग्रंथि भी बोलते हैं। हमारे शरीर में थायराइड नामक ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। इसमें थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, यह शरीर में वृद्धि का काम करता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आंसर हो जाएगा बेंटिक ने किया था, या बेंटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इंसुलिन का श्रवण अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। इस हार्मोन का आविष्कार एफ बेंटिक द्वारा किया गया था। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आंसर कहिएगा यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। पीला रंग मूत्र का गंध, अच्छा, मूत्र का गंध, विशेष गंध जो होता है इसको बोलते हैं यूरोनोल्ड। क्या बोलते हैं? यूरोनोड के कारण होता है। गंध भी तो उसमें एक आता है ना पेशाब के अंदर। गुर्द यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो इसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ब्रिक का कार्य निस्यंदन द्वारा विषाक्त पदार्थ का निष्कासन तथा उपयोगी घटकों का पुनः अवशोषण है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचायक कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहता है या होता है? तो ब्रिक है इसका। ब्रिक के द्वारा पानी, वसा और विभिन्न अपचायक अपशिष्ट शरीर से उत्सर्जित होते रहता है। यह रक्त के पीएच का नियमन भी करता है, पीएच को बैलेंस भी करने का काम करता है। आगे करा, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो मूत्र का सबसे विशेष घटक एम्ब्यूमिन को माना जाता है, ठीक है। एम्ब्यूमिन कहा जाता है, यह रुधिर प्लाज्मा का भी एक भाग है। मूत्र में 95% जल होता है, यूरिया 2.6% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी है? तो यकृत हो जाएगा। यकृत एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों को निराविश कर देता है। 28 नंबर प्रश्न आपकी आंखों के सामने ये रहा कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? रक्त से कौन करता है पृथक? तो आपका आंसर हो जाएगा गुर्दा। यहां देखिए, यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया द्वारा रुधिर में गुर्दे यानी किडनी द्वारा पृथक कर लिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्राणी के अंग है, सॉरी किस प्रणाली का अंग है? एक्सक्रिएशन पार्ट में भाग लेता है, उत्सर्जन अंग का है ना, तो एक्सक्रिएशन है ना बोलते हैं उत्सर्जन को। यहाँ लिखा गया, मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जित तंत्र एक्सक्रिएशन सिस्टम का प्रमुख है। रुधिर को छान कर इसमें अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य है। ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त कितना आ जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 1200 सीसी आता है तकरीबन। यहां से समझिए इसको कितना बेहतरीन है। ब्रिक मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र से बाहर निकालना होता है। मानव ब्रिक प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की अशुद्धि करता है, मतलब उसको शुद्ध करता है 1500 लीटर। 5 लीटर खून ही है तो सोचिए कितना राउंड मार जाता है खून। लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है और 1.5 लीटर मूत्र बनाता है। आगे कहता है, ब्रिक से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रभावित होता है। अपोहन किसके कार्य संपादन हेतु उपयुक्त होता है? वह है जब ब्रिक, कहा जाता है जब ब्रिक किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें से उत्सर्जित पदार्थ अलग करने के लिए अपोहन डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम ब्रिक यानी आर्टिफिशियल किडनी के रूप में काम करता है। तो आंसर हो जाएगा ब्रिक। बोलता है ना कि वो आदमी डायलिसिस पर है, इसका मतलब वही हुआ खून साफ कर रहा है, किडनी खराब हो गया है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो आपका आंसर हो जाता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ये नहीं है गुर्दे का काम। कहा जाता है अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो कि रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है। यह अन्य जैसे कि रक्त में जल का मात्रा नियंत्रित करना गुर्दा का काम है, यूरिया को छानना गुर्दा का काम है, कई हार्मोनों का स्रवण करना गुर्दा का काम है, लेकिन ये नहीं है, ये अग्नाशय इंसुलिन का काम है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि हार्मोन है और स्रावी ग्रंथियां है।
बताइए कहाँ से क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं का है, ये गर्भाशय से होएगा। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष का है, अंडाशय से हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, और इंसुलिन अग्नाशय से। यहाँ समझिए, कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं के मासिक चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुष के वृषण कोष से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है, अगर अग्नाशय में खराबी हो सकता है, हो जाएगा, तो क्या होगा? तो आंसर होगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे, ये दोनों नहीं हो पाएगा काम। इसको यहाँ से समझिए, कह रहा है अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड है, जिसमें पाचक एंजाइम तथा इसकी लंगरहैंस की दूधिका यानी इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से इंसुलिन बनता है। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन बनता है। डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन बनता है नामक हार्मोन स्रावित होता है। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारण से खराबी आ जाए तो ये सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। मधुसूदन यानी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकंड हो जाएगा, कह रहा है इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिका बीटा कोशिका का स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रसायन संरचना की दृष्टि से एक पेप्टाइड हार्मोन है। कहे ना पेप्टाइड होगा, इसका गड़बड़ दिया हुआ है, वही मैं सोचूं स्टेरॉल कैसे दे दिया। जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। बेहतरीन क्वेश्चन सारे हैं। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ता होता है। इंसुलिन में जस्ता होता है, जस्ता। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से, डी नंबर हो जाएगा। डिटेल से देखा जाए फिर से, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं आइलेट्स ऑफ एंगरलैंस की बीटा कोशिका द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि 2 प्रकार की होती है। गौर से सुनिए, प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप सेकंड। प्रारूप फर्स्ट में कहता है मधुमेह युवावस्था में ही हो जाता है, और कुछ में यह अनुवांशिक हेरिडिटरी होता है, जबकि प्रारूप 2 प्रायः 40 वर्ष की आयु के बाद या अधिक मोटे व्यक्ति में होता है। मधुमेह के रोगियों में मूत्र की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसे बहुमूत्रलता यानी पॉलीयूरिन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। इंसुलिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, तो आंसर क्या कहिएगा? विटामिन है। इंसुलिन यानी पैनक्रियाज या अग्नाशय का स्रावित भाग लैंगरहैंस की दूधिका बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है। पेप्टाइड यानी प्रोटीन है, जिसकी संरचना 51 इम्यूनो अम्ल से हुआ है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचयन के नियंत्रित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, बहुत बड़ा गड़बड़ है, ये माफ़ी चाहते हैं, इसका प्रोटीन होगा, ठीक है, विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन होता है। पेप्टाइड है यानी प्रोटीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, तो देखते हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये तो सही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण नहीं। अगला है ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण, ये सही है। नेक्स्ट है गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियंत्रण, ये भी सही है। आंसर इसका गड़बड़ बी है। एक सेकंड रुक जाइएगा, जरा देखने दीजिए, पहले देख लेने दीजिए, कहीं गड़बड़ लग रहा है फिर से। गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण को उद्दीपित करता है। स्पष्ट है कि युग्म में डी सुमेलित नहीं है, यही गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ ठीक है, मेलाटोनिन जो है नींद का नियंत्रण करता है, ठीक है, ध्यान रखिए इसका। इंसुलिन रक्त शर्करा, ये तो हम लोग कई बार पढ़े। मेलाटोनिन नींद का नियंत्रण करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव में भूमिका निभा रहा है? तो अभी हम लोग ने देखा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में कहता है 2 लक्षण उत्तक टारगेट टिश्यू होते हैं, स्त्री के गर्भाशय इसके स्तन तथा शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय के समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्ध यानी लैक्टेशन के समय माता के स्तन की पेशियों को सिकुड़ना दूध को उत्प्रेरण बढ़ाने का काम करता है। दुधिया अपनी गाय
भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन यानी पिटोसिन बोलते हैं। आप देखते होंगे दूध अधिक देने के लिए क्या करता है, सुई लगा दिया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे गाय जो होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है सो पूछ रहा है। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में कहता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ठीक है। फाइब्राइन, कोलेजन, केराटिन ये सभी प्रोटीन है। कहता है मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की भूमिका अहम है, इसीलिए अक्सर इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। ये जैसे ही रिलीज होगा तो सामने वाला पे बहुत प्यार मतलब लड़कियां हो या महिलाएं करने लगती है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो इसका करने वाला कौन है? पैराथोराइड हार्मोन। करा पैराथोराइड हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथोराइड के द्वारा पैराथोराइड हार्मोन का स्रवण यानी सिक्रेशन किया जाता है। इस हार्मोन की सहायता से रक्त कैल्शियम या फॉस्फोरस का विनिमयन होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा? सबसे छोटा पिट्यूटरी है, इससे छोटा कुछ नहीं है और सबसे ज्यादा यही फंक्शन करता है। मानव शरीर का सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल और भूरी लाल रंग की होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तक है मात्र। व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई कहा जाता है, जो कि मास्टर ग्रंथि भी कहलाता है। कहता है इससे कई हार्मोन अनअंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। छोटा है लेकिन सबको नियंत्रण में रखता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आप क्या आंसर देंगे? पोटेशियम। यहां ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आगे कहता है मांस, मछली, अनाज, फल सब्जी आदि पोटेशियम के अच्छे स्रोत है। आगे कहता है फॉस्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। लौह तत्व की कमी से अरक्तता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका निम्न रक्तचाप, रक्त अल्पता। शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम एवं खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियां हैं। अतः कहा जाता है इस खनिज लवण को दैनिक आवश्यकता की 2 ग्राम होती है, हर रोज 2 ग्राम से ही जरूरत है इसकी हम लोग को। नेक्स्ट है यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस एक अंग के फेल हो जाने की पीड़ित होने की संभावना मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ब्रिक। कह रहा है मूत्र यानी मूत्र में 95% पानी होता है, 3% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं, 2.6% यूरिया, 0.3% क्रिटीन और सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल तथा अन्य अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। मूत्र ऐसे तत्वों का संयुक्त उत्पाद है। इसमें एल्बुमिन जो कि एक घातक विषैला पदार्थ है की उपस्थिति एवं इसके प्रभाव से ब्रिक किडनी में फेल हो जाने की आशंका मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है आपका यकृत के अंदर। लीवर में आंतरिक भाग में शरीर की कई के दाईं ओर पसलियों में नीचे स्थित है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। यह शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों और अन्य पदार्थों को छानकर शुद्ध भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करने वाले आंतरिक अंगों को अनुकंपी तंत्र किस पदार्थ का स्रावन करके उत्तेजित करते रहता है? तो आंसर हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, इसका नाम है नार एपिनेफ्री। तंत्रिका कोशिकाओं का हस्तांतरण विशेष प्रकार के पदार्थों द्वारा होता है। इस पदार्थ को तंत्री संचरी पदार्थ का तंत्री हार्मोन कहते हैं, जैसे कि नोर एप्रीफ्रेन। एपिनेफ्री शरीर को संकट का सामना करने के लिए अनुकंपी तंत्र नार एपिनेफ्रीन का स्रावन करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पीयूष ग्रंथि से है बात, ध्यान रखिएगा। चलिए सही बताना है, ये भी ध्यान रखना है। पहला है एसटीएच हार्मोन के कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। ये गलत दिया गया है। यहाँ पे है कि टीएसएच थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये सही है। नेक्स्ट है एसीटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों का दूध उत्पादन करना है। जी नहीं, ये गलत लिखा गया है।
यहाँ पे है GTH हार्मोन जनन अंगों के कार्य का नियंत्रण करता है, ये सही है। यहाँ पे कह रहा है STH हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेष रूप में हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसका अधिकता से भीमकायत अथवा एक्रोमिगली विकार उत्पन्न होते हैं। ACTH हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही को बता दीजिए। एंजाइम की अनुपस्थिति से कुछ शारीरिक क्रिया तो धीमी गति से होती रहती है, किंतु बिल्कुल रुक जाती है, कुछ बिल्कुल रुक जाती है, सही बात है। एंजाइम निश्चित रासायनिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात भी सक्रिय रहता है, नहीं, ये गलत बात लिखा गया, इसको यहाँ समझिए। एंजाइम की उपस्थिति से शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की गति तीव्र हो जाती है। इसकी उपस्थिति में कुछ क्रिया धीमी हो जाती है, कुछ रुक जाती है। एंजाइम कोलाइड स्वभाव के होते हैं, अतः एक निश्चित रासायनिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। जो काम के लिए वो आया है उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही बताइए। कह रहा है थायरॉक्सिन शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करता है, तो पहला तो सही है। नेक्स्ट है STH हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। कह रहा है STH हार्मोन शरीर के वृद्धि का नियंत्रण करता है। इसकी अधिकता से मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है, इसकी कमी से मनुष्य बौनापन आ जाता है। कॉर्टेक्स के स्राव से ACTH हार्मोन नियंत्रित करता है, ये तो गड़बड़ हो गया। आगे कहता है STH हार्मोन अंडाशय के फ्लोपियन फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है, तो ये सही हो गया, यानी 1 और 3 सही हो गया इसका। नेक्स्ट है पाचन संबंधी हार्मोनों पर विचार करिए और सही उत्तर देना है। पहला है गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्रंथों को उत्तेजित करके HCl एवं पेप्सिनोजेन के स्राव को प्रेरित करता है, तो पहला तो सही हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा है सिक्रिटीन हार्मोन ड्यूडेनम द्वारा स्रावित होता है तथा यह गैस्ट्रिक रस के स्रावन का सदमंद यानी इनहेबिटेशन करता है, ये गलत लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियोजाइमिन अग्नाशय को पाचन हार्मोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है, ये भी सही है। अब इसका डिटेल यहाँ से समझिए। कहा जा रहा है आपका सिक्रिटीन हार्मोन HCl को उपस्थिति को छोटी आंत की ड्यूडेनम में उत्पन्न होता है और यह कार्बोहाइड्रेट बाइकार्बोनेट आयन के स्रावन को प्रेरित करता है। गैस्ट्रिन रस के स्रावन को प्रेरित करता है। गैस्ट्रिन रस के स्रावन का संबंधन एटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन करता है। ब्रिक गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेसोनोजोन को एंजियोटेसनिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं रेनिन। रेनिन ब्रिक गुर्दा को स्रावित एंजाइम है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेसिस में परिवर्तित करता है, साथ ही यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रेनिन अमाशय में जठर ग्रंथियों से भी स्रावित होता है। दूध की पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रेनिन निभाता है। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोन। एक सेकेंड, नहीं रुक जाइएगा, पहले पढ़ने दीजिए। इंसुलिन अग्नाशय यानी कि पैक्रीज के अंतरस्रावी भाग लैंगरहंस की दूपिकाओं के बीटा कोशिका स्रावित होने वाली जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। इतना तक समझ में आ गया। इसकी 51 अमीनो अम्ल से होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन था निम्नलिखित हार्मोन में से किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो पेप्टाइड इंसुलिन में हो जाएगा। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य हो जाता है, तो इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन शरीर में ग्लूकोज के उपचयन नियंत्रण में पैनक्रियाज अग्नाशय का एक मिश्रित ग्रंथि है जो अमाशय के नीचे कुछ पीछे की ओर स्थित होता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट अंश के पाचन के पास तक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज आंतों से अवशोषित होकर रक्त में शरीर में भागों में पहुंचते रहता है, शरीर के विभिन्न भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए विषाणु में पाए जाने वाले उच्चतर उत्परिवर्तन दर और तीव्रता विकास की व्याख्या करता है, तो यहाँ देखिएगा डीएनए की तुलना में आरएनए अपेक्षाकृत अस्थिर होता है, इसीलिए आरएनए विषाणु में उच्चतर उत्परिवर्तन दर और प्रक्रिया होता है। तो आंसर पहला हो जाएगा, डीएनए की तुलना में आरएनए अपेक्षाकृत स्थिर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है, रास्ता बता रहा है, तो ब्रिक के बाद गिवनी, उसका मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग सबसे लास्ट में आएगा। ब्रिक, गिवनी, मूत्राशय,
देखिए ब्रिक से गिबनी के माध्यम से मूत्राशय में मूत्र आएगा, मूत्राशय में लोड बढ़ने के बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है परिमंडल धमनी हृदय पेशी को रक्त की पूर्ति करता है, फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस को रक्त की पूर्ति करता है, यकृत धमनी ब्रिक को रक्त की पूर्ति करता है, ब्रिक सिरा ब्रिक को रक्त की पूर्ति करता है। पहले यहाँ पे समझिए जरा, कहा जा रहा है कि परिमंडल धमनी हृदय पेशियों को रक्त की आपूर्ति करता है। पहला पॉइंट यहाँ से मिला लीजिए जरा, ये तो पहला सही हो गया कि परिमंडल धमनी हृदय को रक्त की पूर्ति करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजनकृत रक्त फेफड़ों के हृदय तक ले जाता है, तो फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस को रक्त की पूर्ति करता है, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजनकृत रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है, फुफ्फुस सिरा फुफ्फुस को रक्त की पूर्ति करता है, एक तरह से चल जाएगा बात, लेकिन यहाँ पे हृदय तक ले जाने वाला सही था। यकृत धमनी यकृत को रक्त पहुंचाती है, यकृत धमनी यकृत को रक्त पहुंचाती है, ब्रिक को नहीं पहुंचाती, ये गलत हो गया। आगे था ब्रिक सिरा ब्रिक से रक्त ले जाने का कार्य करती है, ब्रिक सिरा ब्रिक को रक्त की पूर्ति करती है, नहीं, ब्रिक सिरा ब्रिक से रक्त को ले जाती है, ब्रिक धमनी ब्रिक को ला के देगी, ब्रिक धमनी ब्रिक को ला के देगी, यकृत धमनी यकृत को ला के देगी, यकृत सिरा यकृत से ले जाएगी और ब्रिक सिरा ब्रिक से ले जाएगी, ऐसे करके चलता है। यहाँ क्वेश्चन है न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का उद्गमन होता है, कहाँ से निकलता है? तो कह रहा न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गमन अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो इसको बोलते हैं। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का संबंध सफेद रक्त WBC से है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा पोषण एवं मानव रोग। तो आज का क्लास में इतना ही तक रहेगा। ये जो पोषण एवं मानव रोग है इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन होंगे तकरीबन, बहुत लंबा यह चैप्टर है, तो ये नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। आज कई चैप्टर हम लोगों ने किया, मुझे पूरा विश्वास है आपको सेशन सही लगा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में 11-12 तक का मिक्स है, ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चन आप देखते होंगे ऐसा शब्द आता होगा जो शायद पहली बार आप सुनते होंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जान के रखा गया है, क्योंकि इसमें 12th क्लास तक के क्वेश्चन को 11-12 के क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसमें नीचे से 6th क्लास से लेकर 7, 8, 9, 10 सारे का मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बीच लाकर रखेंगे, आप देखेंगे अलग अलग PDF से अलग अलग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन रहेंगे। आप निश्चिंत रहे, ये सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम करा देंगे साइंस का, यानी साइंस आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का किसी का भी तैयारी करते हो सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ये पोषण तथा मानव रोग का जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक पहुँच सके। बाय बाय, थैंक यू।